वेल माय फ्रेंड्स, हमारे इस लोहित डिस्ट्रिक्ट में चल क्या रहा है। हमारा जो लोहित डिस्ट्रिक्ट है करेंटली ना जो टॉप 3 में एंटर कर चुका है जो ड्रग्स के मामले पे। साथ ही साथ ड्रग्स के चलते जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है अभी ये एड्स के मामले में टॉप 3 पहुंच चुका है। तो इस प्रकार से हमारा इस डिस्ट्रिक्ट चलते रहेगा ना तो पता नहीं क्या हालत होगा बाद में जाके फ्यूचर पे ना। तो जो ड्रग्स है ना ये इतना तेज गति से बढ़ रहा है ना हमारे इस डिस्ट्रिक्ट पे। तो उसी के चलते ना जो हमारे यहाँ पे क्राइम रेट है ना, इलीगल एक्टिविटीज, चोर डकैती, इस प्रकार के जो अन्य प्रकार के जो फालतू फालतू एक्टिविटीज ना वो बहुत तेज गति से बढ़ रहे हैं ना। अभी तो तेजी का ऐसे सिचुएशन है, पिछले 3 सालों से 2 सालों से ऐसी सिचुएशन है कि घर से बाहर निकलना ही तकलीफ है। कोई अगर घर से बाहर निकलना चाहते भी है ना तो उसे 10 बार सोचना पड़ता है कि मैंने घर अच्छे से लॉक किया कि नहीं, कोई चोर तो नहीं आ जाएगा, मेरा घर का सामान चोर तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये हो रहा है ना। कोई भी घर अगर छोड़ के जाता है वहां पे आके ड्रगिस्ट लोग आगे चोर कर लेता है। कभी बाइक चोर होता है, कभी किसी का स्कूटी चोर होता है। तो जीना हराम करके रख दे आदमी होगा ना। और साथ ही साथ पीजी का कंडीशन भी ऐसे है कि हमारे जमाने में क्या था, हम तो बिंदास साइकिल लेके घूमते थे ना, कहीं भी जाता है, नदी वदी जाता है, कहीं जाता है, तो हमें कुछ चिंता नहीं था हमारे पेरेंट्स को कि मेरे बच्चे कभी किडनैप हो जाए, कोई उठा के ले जाए। लेकिन आजकल के जमाने में ना बच्चे को बाहर निकलना ही पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा एक डर बन गया है। क्योंकि रिसेंटली एक छोटे से बच्चे का उन्होंने मिलके 2 आदमियों ने मिलके मर्डर कर दिया ना, किडनैपिंग करके। जब बच्चे ने उन लोगों को पहचान लिया तो छोटे से बच्चे था उसका उन्होंने मर्डर कर दिया, और साथ ही साथ वो पैसे के चक्कर में उन्होंने किडनैप किया था। तो ये सिचुएशन है। और साथ ही साथ हमारे इस वाकरों में भी ना पिछले 1-2 सालों से लगातार कभी किसी का दुकान खाली, कभी किसी का घर पे चोर, कभी किसी का बाइक चोर। रिसेंटली अभी 2-3 दुकान खाली हो गया। उसके बाद साथ ही साथ हमारा जो ये है नामगो एरिया पे 2 दुकान खाली रिसेंटली, कल परसों 5 किलो पे 2-3 दुकान खाली करने के बाद भी इतना दम है कि ये ड्रगिस्ट लोग, ये चोर लोग उस दुकान के जो मालिक है उसको टाइट बांध के ना कहीं फेंक के चला जाता है। तो ये सिचुएशन है, क्राइम रेट इतना तेज गति से बढ़ रहा है ना। तो इसको किस प्रकार से हम कंट्रोल कर सके ना, हमें इसे टैकल तो करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा लोहित डिस्ट्रिक्ट जितने सब लोग जो भाजपा सरकार का जो वो है डबल इंजन पावर से आगे बढ़ा है, वो तो डबल इंजन पावर से बैकवर्ड जाएंगे ना। तो उसके पास से टैकल कर सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट वो है हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, मेनली जो गवर्नमेंट स्कूल्स है ना हमारे अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल ही खराब है। अंजाव का तो मत बोलिए ना, लोहित पे भी कोई जगह पे, बहुत सारे जगह पे कहीं पे टीचर नहीं आता है। टीचर भी आता है तो फालतू टीचर्स होते हैं सब। और साथ ही साथ क्या होता है, क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड नहीं है, बेंचेस नहीं है, प्रॉपर फैन वगैरह नहीं है। आजकल कितना गर्मी है यहाँ पे, ठंड के समय ठंड है, प्रॉपर जो मिड डे मील में भी इन्होंने घोटाला करते। तो ऐसे सिचुएशन होके जो बच्चे होते हैं ना फ्रस्ट्रेट होके वो मिडिल ऑफ द जो पढ़ाई पे उन्होंने वो स्कूल को छोड़ देते हैं, क्लास 7-8 इसी पे छोड़ देते हैं ना, क्योंकि प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलता, बार बार फेल करते रहते, वो भी तंग हो जाते हैं। तो उसी के चलते वो फ्रस्ट्रेट होके तो इस प्रकार के जो फालतू एक्टिविटीज में इंडल्ज हो जाते हैं, कभी ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, वो कर देते हैं। और साथ ही साथ जो बच्चे होते हैं उनके साथ अलग सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती, क्योंकि उसके पास कोई स्किल्स नहीं है कमाने के लिए। तो उसी के चलते उसे जब कभी ड्रग्स पीने का मन करता है वो कभी चोर करते हैं, डकैती करते हैं, किसी को लूटबाजी करते हैं। तो इसी के चलते जो क्राइम रेट बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। तो हमारे जो इस इलाके पे मेनली जो गवर्नमेंट स्कूल्स है ना इसको अच्छी तरीके से रिफॉर्म किया जाना है, क्योंकि 70% ऑफ हमारा जो पॉपुलेशन है हमारे एंटायर लोहित और अंजाव का ना, वो ज्यादातर बच्चे लोहित ये गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं ना। तो रिसेंटली जो बिल पास हुआ है हमारे गवर्नमेंट का पता नहीं अकल है ना क्या है, बस 2% ऑफ बजट वो स्पेंड कर रहे हैं। बाकी अलग कंट्री तो 6-7% स्पेंड करते हैं ना, जिसके चलते उनका गवर्नमेंट स्कूल एकदम फर्स्ट क्लास है। तो हमारा गवर्नमेंट तो उल्टा बस सड़कें, बिल्डिंग ये सब बनाने में लगे हैं। पहले आप जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है ना उसको डेवलप कीजिए, उसको आगे बढ़ाए, उसके बाद हमारा देश आगे बढ़ेगा। मेन तो ह्यूमन ही है ना, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स, उसको अगर आप स्किलफुल बनाएंगे, प्रॉपर काउंसलिंग देंगे, तब तो देश आगे बढ़ेंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या है, जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है ना हमारे इस डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल पे हालत ही खराब है। इतना गर्म कंडीशन में मैंने खुद देखा एक न्यूज चैनल पे, ना ही फैन है, ना ही सोने के लिए प्रॉपर जगह, एक तरह का गुफा टाइप का बना के रखा है, खाना भी प्रॉपर नहीं है। साथ ही साथ आपने ओलिव मुखर्जी का तो केस तो देखा ही होगा, किस प्रकार से उनको टॉर्चर करके ना लाठी से पीट के मरा ही दिया उसे। तो ये सिचुएशन है रिहैबिलिटेशन सेंटर का। तो बच्चे को भेज देते हैं वहां पे, तो बच्चे का इन्वायरमेंट ही इतना खराब है कि वो आधे छोड़ के वहां से भाग के आ जाता है। उसके बाद
और ड्रग्स और तेज गति से करने लगते हैं। सिचुएशन क्या है, हमारे सोल्यूशन क्या निकालते हैं, पकड़ो रिहेबिलिटेशन सेंटर में, तो ऐसे उनसे कुछ होने वाला नहीं है ना। रिहेबिलिटेशन सेंटर को भी हमें रिफॉर्म करना पड़ेगा। यहाँ पे उसे रिफॉर्म करके जो इलेक्ट्रिसिटी ये सब अच्छे अच्छे एक्टिविटीज वो सब कराना पड़ेगा उसमें, तभी जाके जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है ना उसमें सक्सेस हमें देखने को मिलेगा। और दूसरा क्या कारण है, दूसरा कारण क्या है, यहाँ में स्ट्रिक्ट रूल नहीं है ड्रगिस्ट या ड्रग ट्रैफिकर्स के अगेंस्ट। जो ड्रग ट्रैफिकर्स होते हैं कौन होते हैं, जो अपने एक फैमिली का पेट भरने के लिए वहाँ पे 500-600 लोग का फैमिली को बर्बाद करते हैं ना। इन लोगों के ऊपर बहुत कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, पकड़ते हैं 6-7 महीने के जेल, उसके बाद छोड़ देते हैं। तो मैं एक कंट्री का आपको मैं एग्जांपल देने जा रहा हूँ, वो जो सिंगापुर है ना, वहाँ पे अगर आप ड्रग ट्रैफिकिंग में पकड़ा गया ना तो आपको सीधे डेथ सेंटेंस या लाइफ टाइम जेल ना। तो उस कंट्री में कोई ड्रग्स सेल करने से पहले 10 बार सोचते हैं कि वो पकड़ा खाए तो क्या होगा ना। तो इस प्रकार का जो रूल भी हमारे इस स्टेट या हमारे इंडिया पे लाया गया, तो मैं श्योर गारंटी देता हूँ कि जो ड्रग ट्रैफिकर्स है वो सेल करने से पहले 10 बार सोचेंगे, और हमारा जो ड्रग ट्रैफिकर्स जो है, जो ड्रग्स बेचते हैं, वो कम हो जाएंगे। तो उसी के चलते बच्चे लोग को ड्रग्स नहीं मिलेंगे तो वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे। और दूसरा क्या है, जो हमारे यहाँ के पेरेंट्स वो है कि बहुत क्रिटिसाइज करते हैं अपने बच्चे को ना, बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। जैसे बच्चे कुछ कभी फेल कर लेते हैं एग्जाम पे या कहीं कुछ बदमाश कर लेते हैं, तो उसके हर बच्चे के साथ कंपेयर करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, है काम का नहीं है, हर समय फेल करते रहता है, ये करते रहता है, वो करते रहता है। तो एक तरह का मुख से एक बहुत भयंकर सा श्राप दे देता है ना, जो श्राप को बच्चे के मन से निकालना ना बहुत ही तकलीफ लगता है। वो श्राप एक बार बेच जाता है ना, वो लाइफ टाइम रह जाता है। उस श्राप को हटाने के लिए बहुत मुश्किल पड़ता है ना। तो ये श्राप के वजह से जो देता है ना मुख से, जो पेरेंट्स ज्यादातर अपने बच्चे को, उसके वजह से जो बहुत सारे बच्चे फ्रस्ट्रेट होके ये गंदे फालतू एक्टिविटीज, इलीगल एक्टिविटीज करने लग जाते हैं। और जिसके चलते अभी हमारे जो इस डिस्ट्रिक्ट मेनली मिसमी बेल्ट पे भी ना बहुत सारे सुसाइड रेट्स ना बहुत तेज गति से बढ़ रहे हैं। तो पेरेंट्स से भी मैं वही सुझाव करना चाहूँ, जब भी आप अपने बच्चे के सामने मुंह खोलते हैं ना, आप उसे पहले अच्छी तरह से मोटिवेट कीजिए ना, मोटिवेट कीजिए, समझाए, नहीं हो रहा है तो और एक बार समझाइए, टाइम स्पेंड कीजिए उनके साथ, कहीं घूमने जाइए, बच्चे को समझाए, काउंसलिंग कीजिए कि ये सब नहीं करना, वो करना, अच्छी प्रकार से समझाए ना। और ताकि आपका बच्चा आगे जाके फ्यूचर में आगे जाके सक्सेसफुल इंसान बने। और दूसरा क्या है, मैं आपको एक कहानी सुना जा रहा हूँ इसके लिए। जो एक सिंगापुर है ना, हमारा जो नाइबरिंग कंट्री है सिंगापुर, छोटा सा कंट्री, हमारे अरुणाचल प्रदेश के आधा भी नहीं ना। और अर्ली 19 में ना ये कंट्री पे कुछ भी नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है, हमारे अरुणाचल प्रदेश के जैसा नहीं है। जहाँ चाहे आपको गाछ मिल जाएंगे, पानी मिल जाएंगे, पत्थर मिल जाएंगे, सैंड मिल जाएंगे, फार्म करने के लिए फर्टाइल लैंड मिल जाएंगे। ये सब इलाका नहीं था, बस सुंदर सा टापू, चारों कॉर्नर से सी घेरा हुआ। अर्ली 19 में जहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं था, लोग भूख से मर रहे थे ना, लोग बीमार से मर रहे थे, ये सब तो प्रॉब्लम थे। साथ ही साथ उनका देश पूरा ओपियम से लटपट था ना, तो ओपियम से एडिक्टेड था। ऐसे सिचुएशन था कि हमारे यहाँ में जो चाय पूछते हैं ना आदमी, वहाँ पे क्या पूछ रहे थे, एक दूसरे को ओपियम पूछते थे, मेहमानों को ओपियम दे देते थे। तो ये कंट्री का सिचुएशन था। और अर्ली 90s में हमारा कंट्री क्या था, यहाँ में राजा महाराजा लोग का जगह था। तो और जो सिंगापुर है ना, उसका पॉपुलेशन डेंसिटी भी, ऐसे बोलते हैं ज़्यादा लोग वहाँ में पॉपुलेशन कम है, ये नहीं, मगर पॉपुलेशन डेंसिटी जो इंडिया से 4 गुना ज़्यादा है। वहाँ में 5 स्क्वायर किलोमीटर 8000 लोगों बैठते हैं, यहाँ पे 400 से 500 लोग ही बैठते हैं इंडिया पे। तो वहाँ पे जैसे उनका फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आया ना, जिसका नाम था ली क्वेन हू ना, उन्होंने जो वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स था, लोगों के पास जॉब नहीं था, इलीगल एक्टिविटीज चलता था, घर नहीं थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे ना। तो इन्होंने 2 साल के अंदर ही अंदर ना वहाँ पे जैसे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना, वहाँ पे सारे के सारे लोगों को जॉब दिलाया उन्होंने, सारे के सारे लोगों को घर दिलाया उन्होंने। गवर्नमेंट स्कूल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वहाँ पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वहाँ पे, पब्लिक हॉस्पिटल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वहाँ पर। बस उन्होंने 20 साल के अंदर ही अंदर ना सिंगापुर को कहाँ से कहाँ ले गए ना, कहाँ से कहाँ ले गए। लिटरली अभी सिंगापुर क्या है, वर्ल्ड का 2nd हाईएस्ट जीडीपी, एशिया का 1st हाईएस्ट जीडीपी, वर्ल्ड का सबसे क्लीनेस्ट, टॉप 10 ड्रग फ्री कंट्री है ना, सेफेस्ट, क्लीनेस्ट, ग्रीनेस्ट कंट्री और वेल इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री भी बन के दिखाएंगे। और ये सब क्यों हुआ वहाँ पे, बस एक जो वहाँ के लीडर ली क्वेन हू, उसके वजह से हुआ। और ये एक ऐसा लीडर था ना जिसके अपनी कुर्सी के बारे में सोचने के लिए समय नहीं था ना,
कुर्सी के बारे में सोचने नहीं था। और अभी भी आप सिंगापुर में जाएंगे ना, तो अभी कहीं पे भी आपको यहाँ पे ना इसके जो मूर्ति या कुछ भी उसके नाम से कुछ दिखाने देंगे, क्योंकि वो लीडर ऐसा था कि उसका नाम के साथ पर्सनैलिटी कल्ट उस कंट्री में डेवलप होना नहीं देना चाहता था। और लिटरली वो तो फाउंडिंग फादर ऑफ सिंगापुर था। तो ली क्वेन हू का जैसा अगर आधा कैपेबिलिटी और लीडर भी हमारे इस डिस्ट्रिक्ट, मेनली मैं कह रहा हूँ हमारे जो अरुणाचल पे आ गया ना, तो लिटरली हमारा जो स्टेट है, इतना नेचुरल रिसोर्सेस है, टूरिज्म का ऑप्शन है, बहुत सारे सब चीज़ है हम अवेलेबल ना, तो ये स्टेट ना कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारे स्टेट पे एक ऐसा अच्छा लीडर भी होना जरूरी है जो हमारे स्टेट को आगे ले जाए, जो अपने कुर्सी के बारे में कम, अपने सोसाइटी के बारे में ज़्यादा सोचे ना। तो अगर आपको सिंगापुर के बारे में और अच्छी प्रकार से जानना है, तो आप बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने अच्छे प्रकार से बनाया है, जिससे आपको पता लग जाएगी वाई वी नीड अ गुड लीडर्स इन आवर कंट्री और इन आवर स्टेट ना। तो इसी के चलते मैं आज की इस वीडियो को एंड करना चाहता हूँ, और होप कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। धन्यवाद।